तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी ये है कि दो भाई बहन थे, एक का नाम था बता, दूसरे का नाम था पता। बता हमेशा क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताओ ये कैसे हुआ, बताओ वो कहाँ है, बताओ ये कैसे, ये कहाँ, समथिंग लाइक दैट। और पता की ये आदत थी कि उसके सारे आंसर का जवाब देती थी ये बोल के कि पता है तुमको ये ऐसा है, पता है तुमको वो वैसा है। तो ये बता और पता अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम करते थे, ठीक है। तो बात ये है कि एक बार वो समर वेकेशंस को स्पेंड करने अपने अंकल के घर जाते हैं। वहाँ पे उनकी फील्ड में वो लोग बहुत सारे टूल्स देखते हैं, जैसे कि प्लो हो गया, जैसे कि खुरपी हो गई, जैसे कि शॉल हो गया, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो बता के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि आई एम जस्ट थिंकिंग कि वेयर एंड हाउ दिस टूल्स आर यूज्ड, ठीक। तो पता सेड कि भैया आपने पढ़ा है इससे पहले कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म अपने फूड कैसे बनाते हैं। डू यू नो हाउ द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो डू यू रिकॉल इवन कि व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द प्रोसेस थ्रू विच दिस ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। एंड बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेल मी व्हाई डू वी ईट ऑल दिस फूड। तो बता सेड आई डोंट नो, दैट्स व्हाई तो आई एम आस्किंग। तो पता सेड कि अच्छा तो लेट्स सी, आई एम जस्ट सेइंग कि डू यू नो फ्रॉम वेयर डू दिस प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम। सो दीज वर द क्वेश्चंस एंड पता सेट देन कि आप बताओ मुझे कि आपको ये पता है कि हम फूड अपना खाना कैसे कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और वो भी छोड़ो हम फूड खाते क्यों हैं, फ्रॉम वेयर एनर्जी, मतलब एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर so many functions, body functions by the organisms such as respiration, excretion and ingestion even, ठीक है। for this we are मतलब intaking the food, ठीक है, जहाँ से एनर्जी हमको मिलती है, ठीक। तो ये सब पता सारे आंसर्स उस बता को दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा ऐसा है, फिर बता के माइंड में क्वेश्चन है, उससे पहले ही पता ने उसको बोल दिया कि अब एक मुझे बात बताओ कि जो हम लोग वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ, ठीक है। तो पता सेड कि सिंस वी नीड दिस मच ऑफ फूड, सो वी नीड दैट फूड, सो द प्रोडक्शन शुड बी वेरी हाई। तो फिर पता सेड यस ऑफ कोर्स इन कंट्री वी ऑल द पीपल नीड फूड, सो द प्रोडक्शन विल बी ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। तो सिंस till 10,000 BCE we all were, the humans were nomadic, they were wandering from one place to another in search of food and shelter. So they ate actually raw fruits, vegetables and hunting animals for their food, ठीक। Later on they started cultivating the land and produces the crops, ठीक, like wheat, like rice and other foods, okay. So these were the answers that pata was as telling to the bata. So when thus was born agriculture. So when again bata had one question on his mind, and before that he asked any question. Pata said wait, this is my turn, I am explaining you something more on this particular topic, ठीक। Then again Pata continued by telling him कि Baba one day actually the thing is the production of that particular crop in a field for a long time, for a particular period of time in a large scale is called crop, ठीक है। This is called crop. For example, if crop of wheat means that all the plants grown at that particular place on a large scale, it means there is a cropping of proper wheat on that particular field. तो what is that crop, वो हम बताएंगे आपको बाद में। इस तरह से इनके बीच में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, फिर आगे बहुत सारी बातें हुई, कुछ पता ने पूछा, कुछ पता ने बताया, कुछ बता ने पूछा, कुछ पता ने बताया, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में कॉन्वर्सेशंस हम देखते रहेंगे, और इसी के साथ में इन्हीं कॉन्वर्सेशंस के साथ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ यही टॉपिक हमारा, जो कि 8th का है, साइंस का, चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो योर हनी मैम इज बैक विद द न्यू टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ साइंस क्लास 8th, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्रॉप्स होते क्या है मैंने बता दिया, प्लांट्स ग्रोन बाय मैन
on a large scale to obtain food, clothing और other useful products are called crops. Crops बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है. Some examples of crops are cereal, wheat, paddy, maize, pulses, gram, pea, oil seeds, vegetables, fruits and as well. ठीक है. तो पता नहीं और एग्जाम्पल दिया था कि बाबा जो क्रॉप्स है ना वो दो टाइप के हैं, क्लासीफाइड हुए हैं, एक खारिफ और एक राबी. ठीक है. खारिफ द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन ऑफ कोर्स, एंड दैट वाज व्हीट, लाइक wheat है, paddy है, maize है. And then crops which are grown in the season of winter, they are like next gram, pea and all. ठीक है. that are paddy that are rabi crops. ठीक है. Then again one question by बता कि just tell me कि why paddy is not grown in the season of summer. तो पता said because paddy needs lot of water, that is why this is grown in the season of rainy season. Okay, so this was the conversation. Then types of crops, which is based on lifespan, which is based on season, which is based on use. Okay, so these were what? Annuals, lifespan, like पूरा साल complete their life cycle in 1 year or 1 season. Okay, like wheat and pea. Then kharif crop, that is grown in rainy season, rice, maize I told you, and rabi, that is winter season, wheat, gram and so on. फिर फूड बेस्ड ऑन यूज, व्हाट इज दैट? अदर भी क्रॉप्स होते हैं बाबा इसके अलावा. बिसाइड्स दीज सम अदर क्रॉप्स आर ऑल्सो देयर, like these grown to fulfill their basic food requirement, for example cereals, pulses and all. And then cash crops which is grown for commercial purpose like tea, coffee and all. ठीक है. टी और कॉफ़ी से पेट भर करके, दिस इज़ नॉट द बेसिक नीड, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड कैश क्रॉप्स. ओके. देन बिनियल्स क्या है? Complete their life cycles. Biennials means annual means 1 year. Biennials mean cycle in 2 years or 2 seasons. For example, carrot and radish. ठीक. Then perennials क्या है? Live for several years. For example, ginger, pine, etc. So these are the types of crops which was based on lifespan, season of cultivation and on use. Okay. So this was the simply a topic which I have to discuss with you all by to make you continue for this particular chapter. Then agriculture, what is that agriculture? Agriculture is an art. Agriculture is an art and science of cultivating soil, producing crops, rearing animals for useful products. Okay, for food and useful products. Again, early man collected the edible parts of plants as food. ओके, वी नो दैट कि अर्ली मैन ने बहुत सारे एडिबल पार्ट्स प्लांट्स के कलेक्ट किए थे ताकि वो खाना अपना खा सकें. उस टाइम में बहुत उनको दे वर नॉट नोइंग कि हाउ टू मतलब फायर कैसे जलाएं, हाउ टू मेक प्रिपेयर द फूड एंड ऑल. सो दे वर जस्ट ईटिंग ऑल द फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ रॉ फॉर्म. ठीक है. दे स्टार्टेड हंटिंग फॉर देयर फूड इफ दे डू नॉट गेट hunting animals for their food. Exactly, that is why we are saying कि we are depending on for food on plants and animals as well. Okay. Then however when he observed that seeds gave rise to the new plants and he started farming and then begin to the settle life to live in. Okay. Then as time passed he tried to improve the wild varieties of plants. ओके. धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उन्होंने वाइल्ड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को ढूंढा, सर्च किया, उनको समझा कि उनको कैसे ग्रो किया जाए, उनको कैसे मार्केट में लाया जाए ताकि बाकी सारे लोग भी उसको क्या कर सकें, इनटेक कर सकें. क्रॉप प्लांट जो हैं वो आज की डेट में इतना है कि ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ही ग्रो होते हैं एंड विच अकर्ड ओवर 2000 ईयर्स अगो. ओके. नाउ देन बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन की? सबसे पहले तो सॉइल प्रिपेयर होना, फिर उसमें सो होना, फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र का एडिशन होना, देन इरिगेशन होना, प्रॉपर इरिगेशन, उसके बाद वीड्स को रिमूव करना, देन हार्वेस्ट होना और फिर स्टोरेज, फूड ग्रेन्स का स्टोरेज करना. ठीक है. तो इस तरह से ये बात आगे बढ़ती है. देन हुआ क्या? उसके बाद बता के मन में एक और क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको बता दिया है कि वो पैडी बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, बता के और सिंपली आंसर पता ने उसको दे दिए थे. तो ये थे स्टार्ट था उसका कि एग्रीकल्चर कैसे हुआ. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की कैसे जाती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लोइंग, हैरोइंग, लेवलिंग और एडिंग सब आता है. एडिंग मैन्योर. ओके. इस तरह से सॉइल प्रिपेयर होती है. तो प्लोइंग होता क्या है? आप देख रहे हो इस पिक्चर में ऐसे प्लो किया जाता था पहले और अब तो ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं.
ठीक है। तो इस तरह से ये प्लो किया जाता था बैलगाड़ी को यूज़ करके। पूरी जो हमारी फील्ड है उसकी सॉइल को ऐसे ऐसे प्लो किया जाता था ताकि उसमें वो जम ना जाए और उसके अंदर वो ऐसी जो ब्लॉकेज ना हो जाए कि उसमें सॉइल मॉइस्चर और हवा पानी अंदर ना जा सके सॉइल के। अगर वही नहीं जाएगा तो फिर प्रॉपर क्रॉप कैसे ग्रो होगी, ठीक है। तो उस तरह से उसको जोता जाता था इन हिंदी, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, मैंने बता दिया, लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल ओवर फॉर अपरूटिंग द वीड्स एंड एरेटिंग द सॉइल। एग्जैक्टली, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ प्लोइंग क्या था कि वो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स आपके सरफेस में इस तरह से आ जाते थे, ठीक है, अंदर से, और आपकी सॉइल लूजन हो जाती थी ताकि आपके रूट्स को प्रॉपरली पेनिट्रेट किया जा सके। देन सॉइल जो थी वो एबल हो सकती थी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड किया जा सके। एंड देन इस तरह से किया जाता है इस वाले प्रोसेस को, और फिर इस तरह से वीड्स भी रिमूव हो जाते हैं। व्हाट इज़ वीड्स वी विल बी टेलिंग यू, आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन व्हेन द टॉपिक विल कम ऑन ओवर द पासिंग ओवर द टाइम। देन हैरोइंग, व्हाट इज़ दैट हैरोइंग? हैरोइंग का मतलब होता है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जर्मिनेटिंग सीड्स को डिस्ट्रॉय, जिससे जर्मिनेटिंग सीड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इट इज़ अ मेथड टू डिस्ट्रॉय द जर्मिनेटिंग सीड्स, नॉट इट्स जर्मिनेटिंग वीड्स। वीड्स जर्मिनेट होती है ना, जहाँ तहाँ अननेसेसरी जो अनडिज़ायरेबल अननेसेसरी प्लांट्स आ जाते हैं जब, तो उसको वीड्स कहते हैं, ठीक है। वो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम हैरोइंग करता है। देन हैरोइंग एक ऐसा मेथड है। देन हैरोइंग होती किससे? इससे होती है। ये भी एक आपका मशीन है जिससे हैरोइंग की जाती है, ठीक है। देन इट इज़ डन बाय द यूजेबल ब्लेड हैरो और स्पाइक टूथ हैरो। ये इस तरह से ब्लेड्स होती हैं और स्पाइक टूथ होते हैं जिससे इस काम को क्या किया जाता है? अंजाम दिया जाता है, रिजल्ट, ठीक है। द रिजल्ट इट रिजल्ट्स लाइक दैट। देन लेवलिंग, लेवलिंग क्या होती है? आपकी जो लैंड होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, तो आपको पता नहीं चलता है कि आपको किस लेवल में जा कर के आपके सीड्स को सो करना है। तो लेवलिंग, उससे सब ये लेवलिंग की जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये गड्ढा है यहाँ पे बहुत, यहाँ कम है, दोनों के लेवल को नाप दिया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए ये एक प्रॉपर लेवल है जहाँ से ये सीधा जा रहा है, और उसके बाद इसको किया जाता है। तो लेवलिंग में बिग लम्प्स ऑफ सॉइल और लेवलिंग, उसको ब्रेक किया जाता है और उसको लेवल किया जाता है। लेवलिंग में यूज़ होता है आयरन प्लैंक या फिर वुडन प्लैंक, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है लेवलिंग का? ये आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इरिगेशन के लिए कितना चाहिए उसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। और टॉप सॉइल को प्रिवेंट करती है, टॉप सॉइल फेंका जाती है, मतलब पानी से, हवा से, इससे उससे, ठीक है। तो उसको वैसा ना किया जा सके, उससे उसको प्रिवेंट करते हैं लेवलिंग की वजह से। देन लेवल प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर, लॉस ऑफ मॉइस्चर का लॉस ना हो, इससे भी लेवलिंग के थ्रू प्रिवेंट किया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू लॉस ऑफ मॉइस्चर प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। देन मैन्योरिंग, मैन्योरिंग मतलब एडिंग द मैन्योर। ये देखिए आप, बहुत सारे लोगों के घर में प्लांटिंग होती, प्लांट्स तो बहुत सारे लोगों के घर में होता है, और बहुत सारे लोगों को प्लांटिंग का शौक होता है। तो प्लांटिंग के शौक का मतलब है कि आप सिर्फ प्लांट्स आकर के रख देना और पानी डालना नहीं होता, उसकी प्रॉपर केयर करना होता है, जिसमें से एक केयर होती है उसको एडिंग द मैन्योर टाइमली, ठीक है। अच्छे से उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को उसमें ऐड किया जाता है, प्रॉपर उसको ऐसे खोदा जाता है जैसे ये हुआ था, ठीक है। हाथ से ही किया जाता है, छोटे छोटे गमले होते हैं तो ऑफकोर्स विल बी डन बाय हैंड ओनली। तो ये है आपका, ऐसे ऐसे हाथ से ही आप मैन्योर उसमें से छिड़क सकते हैं। और उसको मैन्योर, आई थिंक यू ऑल नो कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है जो मैन मेड होता है, खाद जिसको बोलते हैं, जो कि सड़े हुए मतलब प्लांट्स के पील्स और वेजिटेबल्स के पील्स इससे उससे बना करके, और प्रॉपर वो ऑर्गेनिक खाद होती है, ठीक है, जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मैन्योर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये इंक्रीज़ करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिफोर द सीड्स आर सोन इनटू इट, ठीक है, बिफोर द सीड्स आर सोन इनटू इट मतलब सॉइल में, ओके। तो दीज आर द स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देन वी आर कमिंग टू द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर प्लोइंग। क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया सोइंग के लिए? तो सोइंग इम्प्लीमेंट क्या क्या है? इम्प्लीमेंट किया गया मतलब यहाँ ये इम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं है, इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ हुए, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई सोइंग के प्लोइंग के लिए। सबसे पहले प्लो जो टी शेप का होता है, ये है आपका प्लो का डायग्राम, ठीक है। टी शेप इंस्ट्रूमेंट है जो कि या तो मेटल से बनता है या वुड से बनता है, ठीक है। इसका वन ऑफ द आर्म जो होता है वो आयरन का होता है, विच इज़ वेज शेप्ड पेनिट्रेट्स द सॉइल, जो कि इस सॉइल को पेनिट्रेट करता है, ठीक है, उसको सॉइल के मॉइस्चर को पेनिट्रेट करता है। देन
सॉइल को भी पेनिट्रेट करता है। इवन प्लो जो है वो जनरली पेयर ऑफ बुलक कार्ट्स या फिर हॉर्सेस में लगाया जाता है, उसको ड्रॉन उसमें लगाया जाता है, प्लो को अटैच किया जाता है बुलक कार्ट से यूजिंग यॉक, और उसके बाद फार्मर इसको कंट्रोल करते हैं और गाइड करता है इसको। फार्मर इसको कंट्रोल भी करता है और बुलक कार्ट्स को गाइड भी करता है कि हाउ टू प्लो दिस फील्ड एंड वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, हाउ मच टू डू। ठीक है, तो ये प्लो है जो लगाया जाता है बुलक कार्ट्स या फिर हॉर्सेस के पीछे गाड़ी में। देन हो है, हो का मतलब तो बहुत इजी, ये सबको पता है कि इसकी पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि हो किस काम का है। ये वीड्स को रिमूव करता है और सॉइल को लूजन करता है सबसे पहला। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड ब्लेड से मिलकर बना होता है आयरन से, और इसका एक एंड फिक्स होता है कुछ ब्लेड की तरह, ये आयरन होता है और ये पूरा वुडन होता है। ठीक है, हो जो है वो पुल, दैट इज पुल्ड बाय एनिमल्स ऑल्सो। ओके, दैट इज यूज टू पुल बाय एनिमल्स ऑल्सो। देन कल्टिवेटर ये आपको मशीन्स में दिखेगा डेफिनेटली। ये कल्टिवेटर जो है ये ट्रैक्टर ड्रिवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है जो कि प्लो के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रैक्टर मैंने बोला, गाड़ियों में ये यूज़ किया जाता है, और इसमें बहुत सारे प्लो शेयर्स होते हैं जो कि कंसिडरेबल एरिया, जहाँ पे भी आपको सॉइल को एरिया को प्लो करना है उस पर्टिकुलर एरिया को प्लो करता है, एंड एट द सेम टाइम वो सॉइल को लूजन भी करता है और उसको प्रॉपर वे में अरेंज करता है जैसा जिसको चाहिए। तो ये थे सारे आपके इम्प्लीमेंट्स जो कि प्लोइंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एक और प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड इन द सॉइल फॉर सोइंग। आपको बता रही हूँ मैं व्हाट इज सोइंग। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, स्कैटर करना सीड्स को सॉइल में फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज नोन एज सोइंग। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या चाहिए अब इसके लिए, जो कि है वो रियल डेप्थ में, राइट डेप्थ तक जाना चाहिए आपकी सीड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ताकि उसमें प्रॉपर सूटेबल उसको एरिया मिल सके ताकि वो जर्मिनेट हो सके। ठीक है, दूसरा, उसको राइट इंटरवल्स में स्प्रे करते रहना चाहिए, उसको स्प्रिंकल करते रहना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर स्पेस में। देन उसमें ड्राई सॉइल नहीं, द सीड शुड नॉट बी सोन इन द ड्राई सॉइल, है ना, उसको मॉइस्चर करना पड़ेगा आपको। देन विद वाटर एंड ऑल। देन इट शुड नॉट बी सोन इन द हाईली वेट, ज़्यादा गीली मिट्टी में भी इसको सो नहीं करना है, ड्राई मिट्टी में भी नहीं करना है, प्रॉपरली मॉइस्चर्ड हो उसी सीड में जब आप स्प्रे करेंगे या सो करेंगे सीड्स को, और प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर स्पेस के बीच में, तभी ये सोइंग जो प्रोसेस है वो आपका परफेक्ट जाएगा, फ्रूटफुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। अब सोइंग सीड्स के भी मेथड, प्लोइंग के थे तो सोइंग सीड्स के भी होंगे। तो सोइंग सीड्स के पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग। ये आपको मैनुअली बताता है कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स किस फील्ड में कैसे होनी चाहिए। ये मेथड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स के लिए रिजल्ट्स है इस मेथड का, एंड हेंस इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, और इसीलिए प्रोडक्टिविटी को ये डेफिनेटली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस में होना चाहिए ड्रिल मशीन से। ठीक है, ड्रिलिंग सोइंग सीड्स का ये ऐसा प्रोसेस है जिसको यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सो करना चाहिए विद द सीड ड्रिल मशीन। देन सीड ड्रिल इज मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, सीड ड्रिल इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। ये आपको फनल के अंदर डालना है सीड ड्रिल को, और फिर फिट करना है उसके बैक ऑफ द प्लो को। उसके बाद ये प्लो मूव होता है और आपके सॉइल में होल्स करते जाता है। ये सीड्स मूव करती हैं फनल के अकॉर्डिंग, ऐसा ऐसा ऐसा, और वो होल बनाते बनाते उसके अंदर फिट होती जाती हैं सॉइल के अंदर ही। ठीक है, देन एडवांटेज क्या है सोइंग सीड्स का विद द सीड ड्रिल, दिस इज द, इससे वो करेक्ट डेप्थ तक पहुंचती हैं जहां तक उसको अपनी रूट्स, जड़ों को मजबूत करना है और आगे फैलना है। ठीक है, तो सीड ड्रिल से वो करेक्ट डेप्थ तक और करेक्ट इंटरवल्स में पहुंचती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। देन वो उसको कोई भी बर्ड्स या कोई और उसको पिक करके खा नहीं सकता, उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता अगर ये प्रॉपर वे में रियल करेक्ट डेप्थ और करेक्ट इंटरवल में सो हो चुकी हैं, तो इसके बाद इसका नुकसान पॉसिबल नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स। सीडलिंग्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना, छोटे छोटे प्लांट्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। नर्सरी से किसी फील्ड में ले जाना बाय हैंड इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें न्यू वेराइटीज़ अगर हमको प्रोड्यूस करनी है तो सीड्स को पहले अलाउ करते हैं जर्मिनेट होना नर्सरी में। ठीक है, फिर यही छोटे छोटे सीडलिंग्स डेवलप होती हैं और फिर जाती हैं फील्ड्स में प्लांट होने, इसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक, एडवांटेज क्या है इसका, जो फार्मर्स हैं वो सिलेक्ट कर पाते हैं प्रॉपर अच्छा बेटर हेल्दी सीडलिंग्स को, ताकि वो अपनी फील्ड में कौन सा लाना है क्या है उस पर डिपेंड, आराम से उनको हेल्पफुल होता है ये चीज़। देन पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स सॉइल के अंदर, ये उसमें अलाउ करते हैं ये वाला प्रोसेस। देन इट प्रमोट्स बेटर डेवलपमेंट्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ठीक है,
प्रॉपर डेवलपमेंट मिलता है इनको, रूट्स और शूट्स को, और फिर फार्मर्स को ये प्लांट सीडलिंग्स को प्लांट करने में एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस भी हेल्पफुल होता है। तो आप देख लियो कि ट्रांसप्लांटेशन के भी बहुत सारे इसमें क्या हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। देन आते हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स मतलब आप तो समझ गए होंगे ना कि मैन्योर को ऐड करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही देखते हैं कि क्या है ये प्रोसेस। प्लांट में मिनरल को रिक्वायरमेंट ज़रूरी है ताकि उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो, ताकि वो प्रॉपरली जर्मिनेट हो सके और कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट किया जा सके उसको सॉइल से, ठीक है। तो द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट में अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है या ऑर्गेनिक मैटर की सॉइल में डेफिशिएंसी होती है तो उसको वापस से बनाया जा सकता है बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उस पूरी प्रॉपर्टी को वापस से लाया जा सकता है अगर हम उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देंगे तो। बहुत बार ऐसा होता है तो किसी न किसी रीज़न से आपका प्लांट सड़ जाता है या बढ़ता नहीं है, उसकी पत्तियां येलो हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर खुदाई करेंगे ना चम्मच से या हो से या किसी से भी, है ना, अब हाथ से ही करेंगे ऑफकोर्स अगर गमला है तो आपके पास, है ना, तो उसमें क्या होता है आप प्रॉपर उसकी अच्छे से खुदाई कर ली, उसकी मॉइस्चर कर ली, उसकी लूजन कर ली उसकी सॉइल को, और उसके बाद जब उसमें आप स्प्रिंकल कर देंगे मैन्योर को तो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे वापस से उसमें नए नए सीडलिंग्स जर्मिनेट हो जाते हैं, नए नए पत्तियां आती हैं, नए नए फिर से वो प्लांट वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या किया उसमें, उसके वापस से उसकी प्रॉपर्टी को लाने के लिए आपने उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया, तब उसकी प्रॉपर्टी वापस आई, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग और यू आर नोइंग द टॉपिक्स एंड देयर and the methods used for the agriculture or the crop protection or the crop rotation or its management. Then टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स के टाइप्स के नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं आपके पास मैन्योर, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, ठीक है। अब मैन्योर में क्या क्या आता है, डेड डिकिंग वेजिटेबल, जो मैंने बोला वेजिटेबल वेस्ट हो, वेस्ट फ्रॉम फार्म्स हो, हाउस होल्ड वेस्ट हो, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स हो, ये सब मैन्योर फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैन्योर मेनली कंटेन्स, इस मैन्योर में होता क्या है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं किसी भी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए या सीडलिंग्स को वापस से अपनी प्रॉपर्टी में लाने के लिए। देन कंपोस्ट क्या होता है, ये फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट से, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू और वो कन्वर्ट होता है ह्यूमस में, तो ये बनता है, ऐसा बनता है कंपोस्ट। ग्रीन मैन्योर क्या है, ग्रीन मैन्योर लिग्यूमिनस प्लांट जो ग्रो करते हैं ना फार्मर्स, जैसे कि ग्राउंड नट, सोयाबीन्स, पल्सेस, ये 2 क्रॉप्स होते हैं, इन बिटवीन दिस 2 क्रॉप्स फार्मर ग्रो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। दिस प्लांट्स हेल्प्स टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द सॉइल, दिस प्लांट्स हेल्प्स टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये होता है ग्रीन प्लांट, ग्रीन मैन्योर, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इंक्रीज करता है, ये सॉइल को पोरस बनाता है, ये सॉइल में मॉइस्चर इंप्रूव करता है, टेक्सचर इंप्रूव करता है उसका, और ये यूजफुल माइक्रोब्स, नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स सॉइल में इंक्रीज करता है, ठीक है। तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स के ये बेनिफिट्स हैं। अब बेनिफिट्स हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो व्हाट आर दीज, ये स्टोर और ट्रांसपोर्ट, इसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना इनकन्वीनियंट है क्योंकि ये सब जिन वेस्टेज से बने हैं आप ऐसे इनको बार बार स्टोर नहीं कर सकते, बहुत सारी स्मेल आ सकती है घर में, या फिर आप किसी जगह से उधर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इट इज़ इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट और टू स्टोर ऑल दिस थिंग्स। एंड देन नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, न्यूट्रिएंट और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट आपको इसमें पता नहीं चलता है कि क्या है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर में आते हैं, दे आर यूज टू फर्टिलाइज लार्ज एरिया एट अ टाइम, यस, ज़्यादा एरिया एक समय में इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ एमोनिया, यूरिया एंड फॉस्फेट विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। देन एडवांटेज क्या है, इसका न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, ओके। इसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं आपको, ठीक। आपको क्विक रिप्लेनिशमेंट ऑफ प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल मिल जाता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक, इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स होते हैं, इजीली टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट एंड टू हैंडल होते हैं, इसीलिए बहुत इजीली मिल जाता है। ये जिस भी नर्सरी में आप जाओगे ना, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है ना आपके प्लांट्स में, आप बोलोगे ना मुझे ये चाहिए, नहीं भी बोलोगे ना, आप अपने प्लांट की प्रॉब्लम बताओगे वो आपको फर्टिलाइज़र दे देगा, ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। मैन्योर्स भी मिलते हैं बट ये ज़्यादा चलते हैं, दे सेड ना, इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल। डिसएडवांटेज क्या है, ये फर्टिलिटी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ना इसका, तो ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर ऑलवेज रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल,
देन चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल, केमिकल नेचर इसका सॉइल का चेंज हो जाता है, और शायद वाटर पॉल्यूशन भी हो जाएगा थ्रू रन ऑफ। ठीक है, कहने का मतलब मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं था, मैन्योर इजी टू क्या स्टोर या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं था, लेकिन बाकी सब चीज़ें इसमें पॉजिटिव थी, है ना। लेकिन यहाँ पे जितना ही ये क्विक है उतना ही इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लायक है, इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड कीप इट इन योर माइंड वाइल यूजिंग दिस केमिकल फर्टिलाइजर फॉर योर प्लांट्स। ठीक है, आई मस्ट से दिस। ओके, देन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज दैट, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से होते हैं, जिसमें रिमेन होती हैं बैक्टीरिया, एंड दैट रिमेन्स बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू ही ये बनता है। देन लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक, एंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स ओनली। देन इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, वी नो दैट। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या कंपाउंड है ये रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट है सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एंड देन ये मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्रीज में, वो प्रिपेयर होता है फील्ड्स में, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। आपको 4 पॉइंट लर्न करने हैं, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट पूछे आपको आना चाहिए। ठीक है, आई जस्ट बिलीव कि अगर स्टूडेंट टॉपिक को समझ जाता है ना तो वो आराम से आंसर लिख लेता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रॉप रोटेशन। तो क्या क्रॉप रोटेशन में आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है? पहले व्हाट इज़ द क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या है पहले मैं वो समझा देती हूँ आपको। क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो व्हाट इज़ दैट डेफिनेशन, कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ईच सीजन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। देखा, हर एक सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना एक पर्टिकुलर फील्ड में इस क्रॉप रोटेशन। जैसा कि सेरेल है, जैसे सेरेल क्रॉप, जैसे कि मेज़ को फर्स्ट ग्रो कर दिया, वो लॉट ऑफ नाइट्रोजन ले लिया वहाँ से सॉइल से आपका, है ना, अपने आप अब ग्रोथ करने के लिए, और फिर सॉइल को नाइट्रोजन डिफिशिएंट बना दिया, बहुत सारे ले लिया ना उसने। फिर लेग्यूमिनस क्रॉप्स आते हैं जैसे कि पल्सेस, और उसको ग्रो किया उसी सेम फील्ड में। ठीक है, फिर क्रॉप्स विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसमें एनरिच होता है सॉइल विथ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और इंक्रीज कर दिया इसकी इस फर्टिलिटी को। तो हुआ क्या, पहले आपने उसमें मेज़ ग्रो किया जिसने बहुत सारा नाइट्रोजन ले लिया, वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो गई आपकी सॉइल। उसके बाद उसमें आता है कौन सा वाला, पल्सेस वगैरह को आपने फील्ड में वो किया। पल्सेस करने से पहले उसमें बीच में आपने क्या किया, लिग्यूमिनस प्लांट्स और ये सब होते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑफ द सॉइल वाले प्लांट्स को आपने ग्रो कर दिया, जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स ने आकर के सॉइल की फर्टिलिटी को ग्रो कर दिया या इंक्रीज कर दिया। तो इस टाइप के प्रोसेस जो जब होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में फॉर ईच सीजन इन द सेम फील्ड, इस प्रोसेस को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब इसका एडवांटेज भी होता आ रहा है, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा ना, अगर उसका एडवांटेज नहीं होता तो होता ही क्यों ये। ठीक है, तो पहले एडवांटेज देख लेते हैं, कितना एडवांटेज है हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो ये अलाउ करता है किसी भी सॉइल को, ताकि वो अपनी लॉस्ट न्यूट्रिएंट को रिकवर कर सके, पहला पॉइंट। दूसरा है कि वो कंट्रोल करता है पेस्ट को, वीड्स को और डिजीजेस को उस सॉइल में पड़ने के लिए। मतलब सॉइल में जो पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स और हम लोग डिजीज़ फ्री हम लोग जो छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं कुछ मेडिसिन उसके ऊपर, ताकि वो सब हट जाएं। पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स, पेस्ट मतलब लाइक रैट्स एंड बैक्टीरियाज ना, इन सबको हटाने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। देन वेडिसाइड्स जो मैंने बताया, अनवांटेड जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको हटाने के लिए जो यूज़ होता है। ठीक है, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्रॉप रोटेशन बहुत ही हेल्पफुल है। देन वो बहुत ही मतलब आप समझो कि बहुत रिड्यूस कर देता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को, क्योंकि उसमें ये जो है ना, ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो पहले लिग्यूमिनस क्रॉप्स जो होते हैं वो बीच बीच में क्रॉप ग्रो कर लेता है, तो उससे अपना नाइट्रोजन वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। देन इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को। देखिए इतना ज़्यादा अगर है इसमें क्या बेनिफिट्स, तो वाई नॉट क्रॉप रोटेशन हैज़ बीन डन बाय द farmers of our country. Next,
ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी काइंड ऑफ फार्मिंग है जिसमें क्रॉप तो ग्रो होता है लेकिन बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के या किसी भी पेस्टिसाइड के। जो इसमें फूड ग्रोन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसको ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। आजकल बहुत चला ये ऑर्गेनिक गोभी चाहिए, ऑर्गेनिक ये चाहिए, ऑर्गेनिक वो चाहिए, हर चीज़ सबको ऑर्गेनिक चाहिए, हर चीज़, क्योंकि सबको पता है कि सारी चीज़ों में मिलावट स्टार्ट हो गई है, तो सबको ऑर्गेनिक चाहिए, मतलब नेचुरल चाहिए, बिना किसी मिलावट के। तो उसमें बिना किसी मिलावट के क्या होगा? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होगा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होगा, तो चीज़ ऑर्गेनिक हो गई। जब चीज़ ऑर्गेनिक हो गई तो जो मिली है उसको ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी फार्मिंग जिसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स यूज़ ना हुए होते हैं, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और जो फूड मिलता है वो ऑर्गेनिक फूड होता है, विच इज़ वेरी मच हेल्दी फॉर योर हेल्थ। The process of supplying water to the crop plants in the field through canals, wells, reservoirs, tube wells, etc. इसको इरिगेशन बोलते हैं। अब आते हैं इरिगेशन पॉइंट पे, है ना। इरिगेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर सप्लाई होता है फील्ड में, चाहे वो कैनाल्स के थ्रू हो, चाहे वो वेल्स के थ्रू हो, रिजर्वॉयर्स के थ्रू हो, या फिर किसके थ्रू हो? ट्यूबवेल्स के थ्रू। इन सब के थ्रू जो भी वाटर सप्लाई होता है हमारी फील्ड में, इसको बोलते हैं क्या? इरिगेशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ दैट कि सबसे पहली बात तो अब आती है बता की बात। बता बोलता है कि बाप रे, अब मैं बहुत केयरफुल हो गया हूँ, मुझे जब भी अपनी फील्ड में कुछ उगाना है मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ना मेरी फील्ड ज़्यादा गीली होनी चाहिए, ना मेरी फील्ड ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए, नहीं तो अगर ऐसा हुआ तो मेरे कोई भी सीड जो है वो सो नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे अब पता नहीं, उसको सब कुछ बता दिया है, तो अब बता के पास बहुत कम क्वेश्चंस रह गए कि उससे वो पूछे। ठीक है, तो इरिगेशन अपने आप ही उसने बता दिया। तो इसके बाद ही उसको बता को लगा कि अरे बाप रे, ये तो मैं सीख गया कि हमारी जो फील्ड है वो ना ज़्यादा गीली ना ज़्यादा सूखी होनी चाहिए। ठीक है, नीड क्या है? अब नीड क्या है उसका इरिगेशन का? सॉइल को सॉफ्ट बनाना है ताकि प्लोइंग ऑफ फील्ड मच बेकम बेटर ईजियर हो सके, बेटर और ईजियर हो सके। प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ऑफकोर्स। देन टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सीड फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब इरिगेशन में। ठीक है, अब इरिगेशन के फैक्टर्स क्या हैं आप समझ गए होंगे। फैक्टर्स मतलब कि जिससे इरिगेशन इफेक्ट होता है। सबसे पहले नेचर ऑफ द क्रॉप। क्रॉप का नेचर क्या है? ऐसा तो नहीं कि रेनी सीजन का क्रॉप आप विंटर सीजन में, विंटर का क्रॉप आप समर में कर रहे हो, ऐसा करेंगे तो फील्ड में कुछ नहीं उगने वाला है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द क्रॉप पहले आप पहचान जाएंगे। देन सॉइल का नेचर आप पहचानिए, आपकी सॉइल में फर्टिलिटी किस उससे है। देन सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, रेनी, समर, विंटर, किस सीजन का वो क्रॉप है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इरिगेशन में बहुत ज़रूरी हैं ताकि क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स को पूरी की जा सके। नेक्स्ट, मेथड ऑफ इरिगेशन। मैंने बोला कैनल हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ये हैं वो हैं, बताया था मैंने अभी आपको। वो उसके इरिगेशन के मेथड तो देख लें। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम पहले जाएंगे कि इंडिया में जो है ना इरिगेशन बहुत एक्सटेंसिव एरियाज़ में होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो वो कैनल के थ्रू होते हैं। मेन कैनल रिसीव्स वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। मेन कैनल में रिसीव होता है पानी डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि वो गया रिजर्वॉयर, रिवर, ब्रांचेस, फर्दर फॉर इरिगेशन। ठीक है, वहाँ से इरिगेशन के लिए कैनल के थ्रू पानी आता है। ठीक, सबसे पहला। दूसरा, मोट मतलब पुली सिस्टम। क्या है पुली सिस्टम? पुली सिस्टम में एक रोप होती है, एक बकेट होता है और उसको मोट कहते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है? वाटर लिफ्टेड आउट फ्रॉम द वेल्स, कुएँ से पानी भरना। Got it? And by using the bucket attached to the rope which is passing over the pulley, yes of course, and the rope is either pulled by the man or by animal. किसी से भी उसको पुल किया जा सकता है। बहुत ईजी है, आपको याद ना हो तो आपको याद होगा। अगर आपने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला होगा तो बस ऐसे ही ऐसे पानी ऐसे खींचते हैं, बाल्टी आती है, तुरंत बाल्टी में पानी भरना है, नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ एनिमल्स के थ्रू भी होता है, क्योंकि फील्ड में पानी डालना बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट, पर्शियन व्हील्स, जिसको राहत सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज दैट? पर्शियन व्हील कंसिस्ट ऑफ लार्ज वुडन व्हील विद सेवरल बकेट्स। ठीक है, पर्शियन व्हील में बहुत सारे बकेट्स होते हैं। देन दैट इज अरेंज ऑन इट्स आउटर रिम। आउटर रिम में अरेंज किया जाता है। होल अरेंजमेंट इज सबमर्ज्ड इन एन ओपन वेल। पूरे ओपन वेल में ये पूरा अरेंजमेंट सबमर्ज होता है। ये होता है राहत सिस्टम वाला। ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक पर्शियन व्हील में बहुत सारी बकेट से पानी ले करके और कैनल के थ्रू ये पूरा जा रहा है, किसके लिए? इरिगेशन के लिए। तो ये था राहत सिस्टम। देन स्विंग बास्केट मेथड। द स्विंग बास्केट मेथड इज एन एंशिएंट वाटर लिफ्टिंग डिवाइस।
स्विंग बास्केट मेथड, ठीक है। एंशियंट वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है जिसमें दो पीपल खड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को फेस करके, और उसमें एक स्विंग होती है, बास्केट से पानी ऐसे ऐसे स्विंग होगा तो ऑफकोर्स ऐसे ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है। तो बास्केट इज रेज्ड एंड वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द क्रॉप फील्ड लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह का है ये स्विंग बास्केट मेथड। बहुत अच्छे मेथड से, जो ट्रेडिशनल मेथड से, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो कि कैसे इस तरह से बास्केट से दोनों पर्सन एक दूसरे को पानी पहुंचाना और ले जाना कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक बताया था ना कि एनिमल्स के थ्रू या मैन के थ्रू वेल से पानी पुल करते हैं, ये कुछ इस तरह का सिस्टम है। तो ये रोप और बकेट है और ये है स्विंग बास्केट मेथड। तो इस तरह से ये मेथड्स को ट्रेडिशनल वे में यूज़ किया जाता था। देन नेक्स्ट है धेकली। धेकली एक जनरल सिस्टम था जिसमें लिफ्ट करते थे पानी को फ्रॉम एन अनलाइंड वेल, स्ट्रीम और पॉन्ड, कहीं से भी पानी को लिफ्ट करना ऊपर और अपने इरिगेशन के लिए यूज़ करना, इट वॉज धेकली सिस्टम। देन चेन पंप था जो कि यूज़ होता था अगेन शैलो वेल से पानी को लिफ्ट करने का काम था, और ये इट इज़ यूजफुल टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ अबाउट 6 मीटर। 6 मीटर नीचे पानी अगर है तो ही ये मेथड यूज़ होता था, इससे ज़्यादा नीचे में ये यूज़ नहीं होता था आई थिंक, ठीक है। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देन मॉडर्न मेथड आया बेसिन इरिगेशन। ये एक सरफेस इरिगेशन मेथड है, ठीक है। इसमें लैंड को सराउंड किया जाता है एम्बैंकमेंट्स के थ्रू, बेसिन बना के, बेसिन्स आर फ्लडेड विथ वाटर एंड देन इट वाज यूज्ड फॉर द क्रॉप फॉर विच रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो दैट, ठीक है। तो ये बेसिन इरिगेशन कुछ इस तरह से। अब फरो इरिगेशन क्या था? ये एक ऐसा सरफेस इरिगेशन है, ये भी एक सरफेस इरिगेशन का काइंड है जिसमें स्मॉल चैनल्स या फरोस को यूज़ किया जाता था ताकि उसमें फील्ड के बीच में जो लेंथ है बीच बिटवीन द क्रॉप्स रोज, उसमें पानी आराम से पहुंचाया जा सके। फिर ये क्रॉप्स, इट इज़ यूज फॉर द क्रॉप विच डू नॉट रिक्वायर मच वाटर। ये सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ होता था जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन बहुत इजी मेथड्स हैं। ये वाटर सप्लाई का मेथड है जिसमें परफोरेटेड पाइप्स होते हैं। ये पाइप जो होते हैं वो रोज़ के बीच में प्लेस किए जाते हैं प्लांट के, और दे वर जस्ट नियर द रूट्स, ठीक है। ये ड्रिप इरिगेशन उसमें होता है। इट इज़ यूज फॉर द फ्रूट ऑर्किड्स, ग्रीन गार्डन्स एंड ट्रीज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं पे भी 7-8 दिन के लिए जा रहे हैं और आपके प्लांट्स में पानी देने के लिए कोई बंदा नहीं है पीछे से, तो आप खुद से ड्रिप इरिगेशन मेथड से उनको पानी दे सकते हैं। मतलब आप डेली ड्रॉप आपके सॉइल, कम से कम वो मॉइस्चर होगी, प्लांट सूख के मर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड बहुत हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो कि 7-8 दिनों के लिए कहीं, अभी जैसे गर्मी की छुट्टी में बहुत लोग घूमने जाते हैं तो प्लांट्स पीछे से ख़राब हो जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन मेथड अगर आपको आ जाता है घर पे बनाने तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपके प्लांट्स को कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपके पीछे भी। देन नेक्स्ट है स्प्रिंकल इरिगेशन जिसमें स्प्रे गन्स होती हैं, लार्ज हाउस पाइप होते हैं, रेगुलर इंटरवल में स्प्रे किया जाता है पानी को इसके थ्रू। ये सारे ही क्रॉप्स के लिए सूटेबल होता है। तो दैट इज़ हाउ टू यूज़ ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल एंड फरो एंड बेसिन फॉर मॉडर्न टेक्निक्स। ये देखिए कितने बेटर वे से ड्रिप इरिगेशन हो रहा है। यहाँ पे पाइप में बूंद बूंद करके यहाँ पे बीच में ड्रॉप को लिया जा रहा है और कैसे पूरे सॉइल को यहाँ पे मॉइस्चर किया जा रहा है। आप ये वाला पाइप ना यूज़ करके कोई और भी पाइप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वे होते हैं जिसमें आपने बॉटल को हैंग कर करके और उसमें छोटा सा पूरा एकदम स्मॉल सा होल करके बॉटल को उल्टा कर दीजिए और फिर अपने गमले के बीच में या एकदम साइड में रख दीजिए। ड्रॉप गिरते रहेगा। पानी की बॉटल बहुत ज़्यादा रखिएगा ताकि 7-8 दिन तक वो ड्रॉप चल सके। इस तरह से होता है ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़फुल। और ये दूसरा देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका कौन सा इरिगेशन? स्प्रिंकल इरिगेशन। ये देखिए स्प्रिंकल हो रहा है ना, ये दूर दूर तक स्प्रिंकल होता है। इसके बहुत सारे वे हैं जिससे ये स्प्रिंकल होता है, ठीक है। ये बहुत सारे वे हैं जिससे स्प्रिंकल हो सकता है पूरे आपके गार्डन एरिया में या फिर फील्ड में, ठीक है। तो ये स्प्रिंकल मेथड भी बहुत यूज़फुल होता है और ये दिस इज सूटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक। तो ये था आपका स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। एडवांटेजेस क्या है? आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है टू जर्मिनेट द सीड्स एंड फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द मिनरल्स, ठीक है। ये है आपका एडवांटेज फॉर द बाय द इरिगेशन ऑफ इरिगेशन। एंड डिसएडवांटेज क्या है? एक्सेस ऑफ वाटर अगर सॉइल में चले गया है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है और समटाइम्स कभी कभी इनहेबिट्स
द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स भी इस वजह से होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज इसका ये है। नेक्स्ट चलते हैं इस पर, रिमूवल ऑफ वीड्स। अब पहले वीड्स तो समझ लीजिए, वीड्स होता क्या है। तो जो वाइल्ड और अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं कभी कभी जो हमारे क्रॉप फील्ड में अपने आप से उग जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे क्रॉप के बाकी के स्पेस को अननेसेसरी घेर देते हैं, ठीक है। उसकी अपनी स्पेस बना लेते हैं उसमें, उसके बीच में, जिससे हमारे क्रॉप की जो स्पेस है, जो सॉइल है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वाटर है, जो सनलाइट है, ये सब उनको नहीं मिल पाता, ठीक है। और वीड्स यही अनडिज़ायरेबल वाइल्ड क्रॉप्स प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के बीच में खुद से ही ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि चौलाई भाजी, अब हम छत्तीसगढ़ में चौलाई भाजी बहुत फेमस है, तो चौलाई भाजी, भतुआ भाजी, जावी और जो ग्रास हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वीड्स के, जो खुद से, ये जंगली प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स को, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। अब ये वीड्स इस तरह से वीडीसाइड्स होता है, ये स्प्रे किया जाता है वीडीसाइड्स का आपके इसमें। ये वीड्स इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कि कभी कभी नहीं, डेफिनेटली ये जो स्प्रिंकल करता है ना बंदा, ये उसको क्या कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, बीमार भी कर सकते हैं। इसीलिए जो बंदा है, जैसे वीडीसाइड्स हैं, अब बता का एक क्वेश्चन था कि भाई हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर, क्या कोई इफेक्ट होता है क्या, पता ने पूछा फिर से, क्या कोई इफेक्ट होता है क्या कि कोई स्प्रेयर जो है अगर वो स्प्रे करता है वीडीसाइड्स को तो उसकी हेल्थ में इशू आता है, तो पता बोलती है बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, ये इतना ज़्यादा केमिकल इसमें होता है कि ये उसके हेल्थ को डेफिनेटली इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए उसके नोज़ और माउथ पूरे बंद होते हैं जब वो, और आंखों में गॉगल्स भी होते हैं, चश्मा होता है, जो भी होता है, ठीक है। आँखों को भी वो प्रॉपर ढक के रखते हैं ताकि वो इसके जो स्प्रे का जो थोड़ा सा भी गैस है या थोड़ा सा भी पार्ट है उसको हार्मफुल ना हो, उसकी हेल्थ को हार्म ना करे, तो ये पूरा बंद करके रखते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ये देखो, compete with crops with available resource, yes of course, weeds इसी, ये क्रॉप्स की स्पेस, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ ले लेता है, ठीक है। दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग डिजीज ऑल्सो, है ना, ये जंगली होते हैं तो ये दैट कैन स्प्रेड द डिजीज ऑल्सो। एंड इट प्रोवाइड्स द हाइडआउट्स फॉर रैट्स, प्रोवाइड द हाइडआउट्स मतलब जहाँ पे रैट्स और स्नेक्स छुप जाते हैं, ये वीडीसाइड्स हैं जिन पे रैट्स और स्नेक्स छुप जाते हैं। तो ये भी तो आपके पेस्ट्स हैं ना, जो आपके एग्रीकल्चर को नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हैं वीड्स के। और इसके मेथड्स क्या है वीडिंग के, हैंड से भी होता है, हैंड से भी रिमूव किया जाता है वीड्स को क्रॉप फील्ड से बाय पुलिंग देम आउट विद द हैंड्स, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बाय डिगिंग और द कटिंग देम फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड, फ्रॉम टाइम टू टाइम विथ इम्प्लीमेंट सच एस ट्रॉयल, हैरो और रो से। ये इसको आप आराम से क्या कर सकते हो, डिग करके, हटा करके रिमूव कर सकते हो अपनी फील्ड से। देन स्प्रेइंग वीडीसाइड, जो कि मैंने बता दिया, ये जो सॉल्यूशन है वो 2,4-D, MCPA और बटेक्लर, ये सारे स्प्रे किए जाते हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स के ऊपर ताकि वीड्स प्रॉपरली वहाँ से हट जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग, कंबाइन हार्वेस्टर इज यूज्ड इन कमर्शियल फार्मिंग, वेरी नाइस। जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो कमर्शियल किसके लिए, हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग सब एक साथ सीक्वेंस में आता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग क्या है, सबसे पहला कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, ठीक है। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, ये एक साथ कटिंग और गैदरिंग सब होती है मैच्योर क्रॉप्स की, जब बढ़ जाते हैं तब। थ्रेशिंग क्या होती है, इसमें ग्रेन्स को बीट किया जाता है स्टेम से, इसको थ्रेशिंग बोला जाता है। विनोइंग क्या होता है, सेपरेट करना शेफ को ग्रेन से, ठीक है। तो अब बता के पास आता है क्वेश्चन, बता पूछता है कि क्या ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे सीड्स को ले लूँ, और ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं बहुत सारे सीड्स को लिया था, जब मैंने पानी में डाला था तो कुछ सीड्स ऊपर आ गई थी और कुछ सीड्स नीचे चली गई थी। तो क्या ये इसलिए है क्योंकि उसके जो वेट है वो उससे कम है, या फिर वो किसी काम का नहीं है। तो पता उसको बोलती है कि यस डेफिनेटली, जब यही सबसे इजी तरीका होता है कि कैसे आप जो खोखली सीड्स होती हैं उसको अच्छी वाली सीड से क्या करें, सेपरेट किया जा सके। तो क्या किया उन्होंने, सारे सीड्स को डाल दिया बाल्टी के अंदर, और जो जितनी हल्की थी, जो खोखली होती है अंदर से, जिसको मतलब जो खा जाते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, वो ऊपर आ जाती है, वो ऊपर पूरी हटा दो, पानी से फेंक दो उसको, वो आपके काम की नहीं है। और जो अच्छी वाली सीड्स हैं वो नीचे रह जाती हैं।
तो ये भी बहुत ईजी तरीका होता है। और विनोइंग लाइक ऐसे ऐसे करते थे ना, जो जिससे ग्रेन्स और शेप दोनों आराम से हट जाते थे, पहला बहुत ट्रेडिशनल मेथड है ये, इससे ये होता है विनोइंग। इंडिया में जो होता है वो पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग जब सेलिब्रेट किया जाता है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जैसे कि होली, बैसाखी, पोंगल, नवन्या, बिहू, ये सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स मतलब हार्वेस्टेड ग्रेन जो होते हैं उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो पहले उसको ड्राई किया जाता है, फिर हार्वेस्टेड क्रॉप को स्टोर किया जाता है, और फिर तब तक स्टोर किया जाता है जब तक वो जाके मार्केट में सोल ना हो, ठीक है, सेल ना हो सके। तो ये सब कुछ होता है स्टोरेज के लिए, मतलब हार्वेस्टेड क्या क्रॉप्स को सेल करने तक का, जब तक वो मार्केट में जाएं सेल होने के लिए। मेथड्स क्या हैं स्टोरेज के? ग्रैनरीज होती हैं जो ड्राइड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं ग्रैनरीज में। ग्रैनरीज लार्ज मेटल या अर्दन पॉट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गनी बैग्स। ये बैग्स होते हैं, ये ग्रेन्स जो होते हैं उसमें स्टोर होते हैं गनी बैग्स जो कि जूट से बने रहते हैं, ठीक है, जिसको बोरे बोलते हैं हम। माउथ ऑफ दिस बैग्स आर स्टिच टाइटली, उसको टाइटली स्टिच किया जाता है ताकि ये बैग्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है बिग गोडाउन्स में। तो ये भी गनी बैग्स भी एक तरीका है जिससे हम फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है। फिर सिलॉस क्या, गवर्नमेंट ने स्टोरेज ग्रेन्स बनाए, स्टोर करने के लिए ग्रेन्स के लिए स्टोरेज हाउस या फिर एक ऐसा समझ लो लार्ज कंटेनर बनाया जिसमें, जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है। बफर स्टॉक्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं गोडाउन्स में ताकि इमरजेंसी कहीं पे भी कभी भी पड़े नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, तो सिलॉस से ईजिली वहाँ पे उस जगह तक उनको भेजा जा सके। ठीक है। तो ये थे क्या ग्रैनरीज, गनी बैग्स और सिलॉस के। अब इसके दिखाती हूँ मैं थोड़ी सी पिक्चर आपको कि कैसे वो दिखते हैं। ये देखिए, ये हैं पिक्चर्स आपकी ग्रैनरीज की। ठीक है। ये ग्रैनरीज हैं जो इस तरह से आपको अरेंज करके यहाँ पे रखा जाता है स्टोर करके फूड। देन है आपका ये गनी बैग्स जो आप जानते हो बहुत ईजिली कि बहुत देखा है आपने, दिस इज़ वेरी मच फेमिलियर टू यू। ठीक है। ये गनी बैग्स हैं, इसमें ग्रेन्स रख करके इसके माउथ को टाइटली पैक किया जाता है ताकि इसको प्रॉपर मॉइस्चर से और स्पेस से बचाया जा सके। देन है आपका ये देखिए आप, ये इमेज है आपकी, देखिए ये है आपका सिलॉस। ठीक है। ये सिलॉस है जो कि मेटल के बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप में कंटेनर्स हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स एक टाइम में पॉसिबली आ जाता है, और इन्हीं को भेजा जाता है जब नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय अगर किसी भी ग्रेन की शॉर्टेज वगैरह हो जाती है कहीं पे भी, तो इन सब से उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था आपका सब सिंपली एग्जाम्पल एंड द पिक्चर्स। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। हम कैसे फूड फ्रॉम एनिमल्स हमको कैसे मिलता है ये सबको पता है ना, लेकिन देन ऑल्सो यू हैव टू नो कि हाउ वी कैन व्हाट आर द सोर्सेज एंड व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट। तो सोर्स एनिमल्स हैं काऊ, बफेलो और गोट सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं और हाईली न्यूट्रिशियस फूड्स होते हैं वो। ठीक है। देन है मीट और एग जो कि सोर्स एनिमल्स हैं हमारे, गोट है, शिप है, फिश है, हैन है, डक है। इनके जो फूड होते हैं वो रिच इन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। देन हनी बी से मिलता है। ठीक है। हाईली न्यूट्रिशियस फूड है और रिच इन प्रोटीन्स है। ओके। तो दिस इज ऑल्सो द फूड वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल्स। एंड देन फिश है, फिश तो बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होता है और इजीली डाइजेस्टेबल फूड होता है। ठीक है। तो ये है आपका जो फूड है हमको जो एनिमल से मिलते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा ब्रांच है एग्रीकल्चर का जो डील करता है फीडिंग, शेल्टर, केयरिंग, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ठीक है। दिस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं एनिमल हस्बेंड्री की? प्रॉपर फीडिंग हो एनिमल्स की, प्रॉपर शेल्टर मिले एनिमल्स को, प्रॉपर केयर हो एनिमल्स की और वो डिजीज़ फ्री एनिमल्स हो सकें। ठीक है। और प्रॉपर ब्रीडिंग हो एनिमल्स की, इसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर एक एक स्टेप वाइज, एक एक टॉपिक वाइज सब समझ में आ गया है। और इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। मैंने इस वीडियो को पूरा वन शॉट में बनाया है और कोशिश की है कि आपके सारे टॉपिक्स को कवर किया जा सके। ये एनसीईआरटी बेस्ड पूरे टॉपिक थे। ठीक है। आई होप दिस इज टोटली क्लियर इनटू योर माइंड नाउ कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, व्हाट आर द डेफिनेशंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन, एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, many types of seasons we have discussed, what are the factors of irrigations, everything we have discussed in the topic. Thank you so much. Have a nice day being with me for the whole part, for the whole video. Watch this video fully and do not
cut this chain, because you have to be stay tuned with me for my all the videos, because I am there for you to clear your doubts, to be with you, to talk with you, to solve all your problems. Thank you so much. Have a nice day. Be happy. Don't bother your parents. And हाँ, पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते भी रहिएगा. Thank you so much.